Good morning, everyone. Welcome to Dronacharya IAS. Today, we will discuss most important current affairs related to UPSC. First of all, तस्लीमा नसरीन रिटर्न टू कोलकाता. अब बात आती है कि हु इज तस्लीमा नसरीन. देखिए, बहुत ही कंट्रोवर्शियल बांग्लादेशी राइटर है. 19. अब बात आती है कि व्हाई इन न्यूज. इन 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद इंसिडेंट हुआ. बाबरी मस्जिद इंसिडेंट जब इंडिया में हुआ तो इसके कंटेम्परेरी बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटी के लोग उनके साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन वहां पर स्टार्ट हो गया. उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो एसेट्स है, उसको तोड़ा जाने लगा. और वहीं पे जो तस्लीमा नसरीन है, ये सारा इंसिडेंट इन्होंने अपनी जो इनकी बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है लज्जा, द शेम, ये पब्लिश हुई 1993 में. और जैसे ही पब्लिश हुई, बांग्लादेश में जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उन्होंने इसको बैन कर दिया. और दे वर इश्यूड फतवा अगेंस्ट हर. और यहीं पर हमें देखने को मिला इन 1994 में ये बांग्लादेश से इनको निकाल दिया गया. इनके ऊपर जो लाइफ थ्रेटन ये चीज आई. और उसके बाद ये यूरोप जाती है. और यूरोप के बाद हम क्या देखते हैं कि ये स्वीडन, जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम्स, वहां पर ये असाइलम लेती है और वहां पर इनको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है. उसके बाद 2003-4 में हम क्या देखते हैं, ये इंडिया में आती है. इंडिया में कोलकाता में. अब बात आती है कि जब ये ऑलरेडी स्वीडन में रह रही थी तो इनको इंडिया आने की जरूरत क्या थी. देखिए, इंडिया में जो कोलकाता वाला एरिया है वहां पर बांग्ला लैंग्वेज प्रायोरिटी है, वहां की मेन लैंग्वेज है. तो कहीं ना कहीं कहते हैं ये मुझे मेन इन्फ्लुएंस होती थी उस लैंग्वेज से, उनको अपना मेन कल्चर दिखाई देता था. लेकिन इंडिया से भी 2007 में वहां पर भी इनके खिलाफ रोष प्रदर्शन होने स्टार्ट हुए, जिसके बाद ये वापस चली जाती है 2007 में. 2007 के बाद 19 इयर्स लेटर ये वापस इंडिया में आती है. अब इनका जोरदार वार्म वेलकम किया गया वहां. तो क्वेश्चन ये है कि तस्लीमा नसरीन जो कि पहले फिजिशियंस थी, जो नॉवलिस्ट या राइटर बनने से पहले ये वहां पर फिजिशियंस थी, लेकिन उसके बाद यूपीएससी सिंपल ये क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछेगा. ये रिलेटेड हम इसके 4 से 5 एंगल्स पे यहां पर वो डिस्क्राइब करेंगे. चाहे वो पॉलिटी की बात हो, चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो, या फिर लिटरेचर की बात हो, हम यहां पर. तो सबसे पहले हम यहां पर चलते हैं पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या कोई भी इंडिया में राइटर या हम सिंपल लोग अगर यहां पर बात कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं किसी भी रिलीजन में जो हम देखते हैं, मैं अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो एक्सप्रेशन है, वो डिस्क्राइब कर सकता हूं या कोई भी आदमी कर सकता है. तो इसमें बात आती है आर्टिकल 19. अब आर्टिकल 19 है क्या? यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इसमें मैं किसी भी रिलीजन के अंदर, किसी भी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम उसको फेयरली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, उसको डिफेम नहीं कर सकते. तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. फिर बात आती है कितने ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए. अगर कोई फॉरेनर्स इंडिया में आता है तो उसके लिए वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी या उसको वो चीज नहीं मिलेगी जो हमारे इंडियन सिटीजन को मिलेंगी. तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 5 है. कौन कौन से आर्टिकल हैं ऐसे? आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30.
ये टोटल 5 आर्टिकल्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स के लिए। चलो जी, ये हो गई पॉलिटी की बात। फिर बात आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की यहां पर बात आई तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो ज्योग्राफिकल जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है वो है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर अगर यहां पर बात की जाए इसके ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है सिक्किम। अब सिक्किम, अब बात आती है सिक्किम में अगर इसका ओरिजिन हो रहा है तो हमारी कंट्री और उन बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कंट्रोवर्सी किस बात को लेकर है। देखिए तीस्ता रिवर फिर सिक्किम से होते हुए बंगाल, बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद ब्रह्मपुत्र, जहां पर उसको जमुना कहा जाता है, वहां पर ये मर्ज हो जाती है। लेकिन बांग्लादेशी जो लोग हैं, जो वहां की गवर्नमेंट है, उनका कहना है कि हमको इंडियन जो गवर्नमेंट है वो पर्याप्त एम्पल अमाउंट में पानी ही नहीं देती। और यहीं पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि भाई जितना भी पानी आता है वो सबसे पहले मेरे लोगों के लिए, हमारे यहाँ पर जब तक नेसेसिटी पूरी नहीं होती हम वहां पर कैसे दे दें। और रही बात, जबकि बांग्लादेश ऐसा बोलता है कि हमको और कोई दिक्कत नहीं ड्राई सीजन में, और फिर बात आती है ड्राई सीजन में तो दिक्कत हर जगह देखने को मिलती है। तो ये दोनों के बीच में कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। फिर यहीं पर ज्योग्राफी का जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि दोनों के बीच में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हमें कौन सा कॉरिडोर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो ये मिलता है हमें 3 बीघा कॉरिडोर प्रोजेक्ट। सॉरी इसके लिए। तीन बीघा कॉरिडोर, ये जो प्रोजेक्ट है ये बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। तो इंदिरा गांधी जब थी हमारे पीएम थे, तो वहां पे जो पीएम थे तो उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद 2011 के बाद इसको 24 आवर्स के लिए खोल दिया गया। तो यहां पर हम ये चीज देखते हैं। फिर बात आती है स्टॉकहोम, जहां की ये राइटर्स है। अब इंडिया में ये 19 ईयर्स के बाद आई। फिर बात आती है 19 ईयर्स से पहले, मतलब जो बात आई से पहले थी कहां, तो ये डायरेक्ट न्यूयॉर्क से आई। तो इसके अंदर हमें अलग अलग एंगल देखने को मिलते हैं। अब है क्वेश्चन उनकी बुक से रिलेटेड अगर बात किया जाए, लज्जा जो बहुत ही फेमस, उनकी बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो बुक है, जो बांग्लादेश में ऑलरेडी बैन हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ज्योग्राफी के पॉइंट व्यू से, पॉलिटी के पॉइंट व्यू से, अगर इकोनॉमी के पॉइंट व्यू से बात किया जाए, तो क्या कोई भी, अगर सपोज कोई भी अगर पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, जब वो दूसरी कंट्रियों में एजाइलम करता, उनको वहां का मिल जाता है या वहां की कुछ टाइम के लिए वहां रुकता है, तो वहां का सारा जो एक्सपेंडिचर है वो पे कौन करता है। तो ये इकोनॉमिकल जो मुद्दा आता है। लेकिन इनकी बात किया जाए, बांग्लादेशी की जो राइटर है तस्लीमा नसरीन, तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ी स्कॉलर है। इनकी जो बुक है उससे इनको बहुत ज्यादा रॉयल्टी आती है, लेकिन आज की डेट में ऑलरेडी और भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर यहां पर बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड, बेंगलुरु टू होस्ट द 16 एडिशंस ऑफ एरो इंडिया। देखिए 16 टाइम में हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन है। अब बात आती है कि ये बेंगलुरु में क्यों होने जा रही है, या फिर इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर पार्टिसिपेंट की बात आती है तो हमारी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, और इसके अलावा डीआरडीओ, इसरो, नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड,
हिंदुस्तान एरोस्पेस, तो ये सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो दूसरी कंट्रियों के डिफेंस स्पेशलिस्ट हैं वो भी इनके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस दूसरी कंट्रियां जो हैं उनके भी यहां पर हमें साथ साथ एक्सरसाइज जिनके साथ हम करते हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एशिया का सबसे ये लार्जेस्ट एरोस्पेस एग्जीबिशन है। फिर बात आती है कि इसको करने की जरूरत क्या है, और दूसरी चीज ये जितने भी आपको इसरो का देखने को मिलेगा हेडक्वार्टर ये बेंगलुरु में ही है, उसके अलावा ये जितनी भी बाकी की रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है इनके भी हमें हेडक्वार्टर वहां देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो बेंगलुरु है दैट इज ए बेस्ट प्लेस फॉर द एग्जीबिशंस। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर दिखी हमको, ये हर साल नहीं आपको देखने को मिलेगा, ये बाइनली मतलब एवरी 2 ईयर्स, ये 2 साल में एक बार हमें बेंगलुरु में इसका प्रदर्शन देखने को मिलता है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आत्मनिर्भर भारत। देखिए 2014 से हमारा ये आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट चल रहा है, और इससे भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नजर आई, इससे पहले इंडिया दूसरी कंट्रियों से वन एंड ओनली जो डिफेंस डील थी वो साइन करके हम सिर्फ इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम अब हम एक्सपोर्ट करना भी हमने स्टार्ट कर दिया है। चाहे वो प्रचंड की बात हो, ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात हो, पिनाका मिसाइल्स की बात हो, यहाँ पर प्रचंड हेलीकॉप्टर है, तो ये अब हम दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, जिससे जो फॉरेन जो कैश रिजर्व है वो भी हमारा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, एक्सपोर्ट होगा। तो ट्रेड की यहाँ पर बात की जाए तो बात आती है आखिर कौन कौन सी जो कंट्रियां हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, तो यहाँ पे मॉरिशियस, श्रीलंका, वियतनाम, यूएई, इन कंट्रियों को बहुतायत तरीके से ये ट्रेड डील साइन हो रही है मिलिट्री डिफेंस के अंदर, यहाँ पर बात किया जाए। फिर यहां पर बात आती है डिफेंस डिप्लोमेसी। ये कैसे? देखिए जब दूसरी कंट्रियों के जो सोल्जर्स या दूसरी कंट्रियों के जो स्पेशलिस्ट या बड़ी बड़ी डिफेंस जो कंपनियां हैं जो इसके वेपन्स को बनाती है, दूसरे कंट्रियों को जो सप्लाई करती है, जब वो इंडिया में देखेंगे कि ये वाकई आज इंडिया कहां पहुंच गया, तो इससे हमारी ट्रेड डील, दूसरी ट्रेड डील भी साइन होने के चांस होते हैं। और उसके अलावा इंडिया का जो कद है हाइट है डिफेंस के अंदर, वो और ज्यादा हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक्सपोर्टर के अंदर हम बनने जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक देखा जाए तो जो एग्जीबिशन है जिसके थ्रू हम अपनी पावर दूसरी कंट्रियों को दिखाएंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी साझा करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी को हम सीखेंगे, ताकि और ज्यादा हम ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर, डिफेंस के अंदर खासकर और डील साइन कर सकें, जिससे हमारी जो इंडिया का जो कद है वो और ज्यादा ऊंचा हो सके। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें नजर आई, एटॉमिक बॉम्बिंग एंड देयर ग्लोबल इम्पैक्ट। देखिए आज ही के दिन 6 अगस्त की यहां पर बात की जाए, 6 अगस्त और 9 अगस्त जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी यहां पर 2 बॉम्ब गिराए गए। जो पहला बॉम्ब था जिसका नाम था लिटिल बॉय, ये वहां पर गिराया गया, और ये टोटली यूरेनियम 235 बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब था जो गिराया गया, जिससे गिराया गया उसका नाम हमें क्या देखने को मिला, B-29 इबोला गे, ये उसका नाम था जिस प्लेन से इसको गिराया गया। और ऐसा कहा जाता है जहां पर ये गिरा वहां पर बाकी लाखों लोग मारे गए, और मोस्ट इंपोर्टेंट आज भी वो लैंड आपको बैरन मिलेगी देखने को, जिसको बाद में बहुत ज्यादा हार्मफुल उसकी जो चीजें एक्टिविटीज, मतलब आज भी एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा वहां। फिर सेकंड नंबर पे हम देखते हैं 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट में जो दूसरा बॉम्ब है ये गिराया गया। लेकिन जो पहला हमें यूरेनियम 235 देखने को मिला वो टोटली
प्लूटोनियम बेस्ड है, जबकि जो पहला बॉम्ब था लिटिल बॉय वो यूरेनियम बेस्ड। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था? देखिए, जो ये पहला है ये 15 TNT, इसकी जो पावर थी, इसका जो वेट था वो 15 TNT था, और जो फैटमैन है इसका 21 TMT, ये वेट हमें देखने को मिला। लेकिन बात आती है इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर पहला तो ये यूरेनियम बेस्ड है, प्लूटोनियम बेस्ड है, तो इन दोनों में पावरफुल ज्यादा क्या है? तो यहां पर बात देखने को मिलती है बोथ आर इक्वल्स, अगर ये दोनों एक जैसे ही है तो, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन है? तो पावरफुल कभी ये बेस नहीं हम बोल सकते प्लूटोनियम वाला वैसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सिर्फ प्लूटोनियम को या यूरेनियम को हम नहीं बोल सकते। इसमें मैटर करता है उस बॉम्ब का साइज क्या है, शेप क्या है, इस बेस पर फिर डिसाइड होगा कि वो कितना ज्यादा हार्मफुल होगा, किस एरिया में गिरा गया, उसके आसपास क्या चीजें। तो ये सारी चीजों के बेस पर हमें पता चलता है कि कौन सा जो यूरेनियम वाला या प्लूटोनियम वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हमें देखने को मिला। फिर बात आती है यहाँ पर एट दैट टाइम हु वाज द जापानीज किंग, तो उसका नाम था हारुहितो। ये वहां के किंग थे जिन्होंने 15 अगस्त 1945 को ऑलरेडी वहां पर सरेंडर कर दिया था। लेकिन बात आती है पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार यूएसए ने एटम बॉम्ब बनाया, तो हु वाज द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब? तो उनका नाम था, जो वहां के मेन ये जो प्रोजेक्ट था जिसके अंदर ये बनाया गया, उसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और जो लीड साइंटिस्ट थे उनका नाम था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये एक ही साइंटिस्ट है जिन्होंने इतना बड़ा बॉम्ब बना दिया, इस प्रोग्राम को हैंडल किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 4 से 5 साइंटिस्ट की टीम थी, लेकिन जिनको लीड कर रहे थे ऑलरेडी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो हम यहां पर ये चीज देखते हैं। फिर दूसरी चीज, अब यहां पर हिस्टोरियंस जो है उनके हमें 2 ग्रुप देखने को मिलते हैं। पहला जो ग्रुप है वो ये बोलता है कि जो यूएसए ने किया ये टोटली फेयर है, क्योंकि अगर वो ये ना करता तो जापान थोड़ा सा और ज्यादा आगे सेकंड वर्ल्ड वॉर बढ़ा सकता था, पहली चीज। दूसरी चीज, यूएसए का ऐसा कहना है कि मेरे ऑलरेडी काफी जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो चुके हैं, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था, इसलिए मुझे ये तरीका हैंडल करना के लिए एटॉमिक बॉम्ब का यूज करना पड़ा। लेकिन वहीं पर जो हिस्टोरियन है वो उसका जो दूसरा ग्रुप है वो ये बोलता है अगर यूएसए ने ये ट्राई ही करना था तो कम वेट का, कम टीएनटी का एटम बॉम्ब वो यूज कर सकता था। दूसरी चीज, उसको टोटली दिखाना था, शो करना था अपनी पावर यूएसएसआर को, क्योंकि यूएसएसआर इन दोनों आपस में कंपटीटर हमें देखने को मिले, क्योंकि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर हमें कोल्ड वॉर देखने को मिल रही है, नेचुरली दोनों के बीच में कंपटीशन देखने को मिला। फिर जो तीसरा और मेन चीज बोला गया इन दोनों के बीच में कि जो यूएसए है वो लड़ाई जीत गया, इसमें कोई शक नहीं है, ये वो जीत गया, लेकिन कहीं ना कहीं मोरलिटी की बेसिस पे वो हार गया, क्योंकि वो चाहता तो कम टीएनटी का एटम बम यूज कर सकता था, जिससे जापान में इतना बड़ा नुकसान ना देखने को मिलता कि इतने लाखों करोड़ों लोग वहां पर मारे गए, और जिसका आज भी हमें इतनी बड़ी उसके अंदर डैमेज देखने को मिलती है इतने बड़े इंसिडेंट के बाद। तो ये चीज हमें देखने को मिला। तो ये अपने आप में 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किस आइलैंड का पार्ट है, ये किस आइलैंड में सिचुएटेड है, क्योंकि वहां पर 3 मेन आइलैंड है।